तो आपको जब पहली बार टिकट मिला और जब चुनाव लड़े, वो चुनाव लड़ना मुश्किल था या इस बार वाला? क्योंकि इस बार तो कई तरह के आरोप लग रहे थे। जो 2013 का चुनाव था वो अपने आप में मेरे को लगता है कि हिस्टोरिकल चुनाव है। जो ये चुनाव है ये एक मतलब माल प्रैक्टिस का इलेक्शन है। प्रशासन, पुलिस, चुनाव आयोग, मीडिया, सॉरी, बिल्कुल, मतलब बड़ी सारी चीजों का मिसयूज बहुत सारे लोगों ने किया। तो हुकूमत को भी खौफ रहना चाहिए, नहीं तो खौफ की हुकूमत हो जाती है जो हो रहा है। दिल्ली से बीजेपी एकदम गायब थी, अब बीजेपी ने सरकार बनाई है। बीजेपी की सरकार आने के बाद क्या बदलाव दिखाई देता है दिल्ली में? क्या कुछ सकारात्मक बदलाव भी दिखा? लोगों के बीच में जाके सही चीज लोगों को पेश कर रहा हूँ तो लोग बताएंगे लोग कितने परेशान है मौजूदा सरकार से। मैं चैलेंज करता हूँ बीजेपी वाले अगर 1.5 साल लगभग निकल गए और 3 साल बाद अगर कहने की हिम्मत भी रख पाए कि हमारा काम पसंद आया तो वोट देना, इनकी मैं सॉरी टू से इनकी औकात नहीं है ये कह सके। आपको चंडीगढ़ की भी जिम्मेदारी दी गई है, तो चंडीगढ़ में क्या लगता है भाजपा और कांग्रेस, क्योंकि दोनों मजबूत खिलाड़ी थे वहां पर भी, और आपकी पार्टी कभी कांग्रेस के साथ चली जाती है, कभी खिलाफ चली जाती है, जनता कैसे विश्वास करे? चंडीगढ़ के लोग कितने फ्रस्ट्रेटेड थे कांग्रेस और बीजेपी से वो उन्होंने बता दिया। पंजाब सरकार की क्या बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है कि अभी भी सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती है? वादे जो किए थे वो सारे वादे पूरे हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के अलावा इस देश के इतिहास के अंदर कोई ऐसी सरकार नहीं है जिन्होंने ऐसा काम किया हो। पंजाब में नशे को लेकर या फिर कानून व्यवस्था को लेकर या फिर राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर विपक्ष बहुत हमलावर है। देखिए विपक्ष का तो विक्रांत जी काम है, पर मुझे लगता है कि लोग आजकल समझदार हो चुके हैं। आपने कहा कि रिपोर्ट कार्ड लेकर आम आदमी पार्टी इस बार पंजाब के सामने भी जाएगी, तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की उस रिपोर्ट कार्ड पर लोग ज्यादा भरोसा करेंगे, या कई बार जो सरकारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है उसकी भी कुछ चिंता है आम आदमी पार्टी? लोग चाह रहे हैं कि ये पार्टी अब जाए ना। ये जो 0 बिजली के बिल आ रहे हैं, और एक काम जो मेरे दिल को बहुत सुकून देता है, खेतों के अंदर जो नहरी पानी एजुकेशन पे काम करना है, हेल्थ सेक्टर में काम करना है, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है, तो इन चीज़ों में तसल्ली बख्श काम हो रहे हैं। नहीं तो लोगों ने इसके पहले की सरकारें, उनके वादे, उनकी वादा खिलाफत सब देखी हुई है। आपकी पार्टी की तरफ से खूब आरोप लगाया जाता है कि ईडी सीबीआई अब फिर सक्रिय हो गई, तो क्या ईडी सीबीआई कानूनन जो काम करने हैं उसे जो ड्यूटी है उसके बाद जो खबरें आ रही हैं उस पर भी कार्रवाई करना बंद कर दे क्या? एक ही समय पर लगभग संजीव अरोड़ा जी के और मित्तल जी के ईडी की रेड पर एक व्यक्ति बीजेपी में है और दूसरा व्यक्ति जेल में। मतलब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 ऑप्शन दे रही है आपकी कनपटी पे रख के, बताओ जी बीजेपी या जेल। तो बीजेपी जाओगे तो जेल जाने से बच जाओगे, बीजेपी नहीं जाओगे तो जेल चले जाओगे, ये चीज सामने दिख रही है। 1984 के दंगों को आज भी लोग याद रखे हुए, वो ऐसा दाग है जिसे कभी भूल नहीं सकते। क्या लगता है आपको कि पीड़ितों और उनके परिवारों को पूरी तरह से न्याय मिल गया है, या अभी भी उनकी भी जो तकलीफ, दर्द अभी भी वो उसमें है? 2733 लोगों को अगर मारा है, मॉब ने मारा है, तो उसमें कितने लोग शामिल होंगे? हजारों लोग ही शामिल होंगे। बिल्कुल। सजा कितनों को मिली? आज भी सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर मतलब कोई फांसी हो जानी चाहिए थी तत्काल, और जितने लोग शामिल थे सबको होनी चाहिए थी। तो पहले तो लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, तो उनको तो खुद ही सबको मालूम है भी कांग्रेस की सरकार में हुआ, उन्होंने करवाया। बीजेपी की सरकार आई तो लोगों को कुछ उम्मीद बंधी, पर वहां भी कुछ न्याय के नाम पर कुछ नहीं हुआ, वही सब चल रहा है। नमस्कार, उत्तम हिंदू के दिल्ली कार्यालय में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दिल्ली के एक ऐसे विधायक से मिलाएंगे जो 2011-2012 के दौरान अन्ना आंदोलन में सड़कों पर घूमा करते थे, और 2013 में जब आम आदमी पार्टी पहली बार चुनावी अखाड़े में उतरी तो 28 जीतने वाले विधायकों में से एक वो 32 साल का युवा था। और उसके बाद जब इस बार का जब चुनाव हुआ 2025 का और आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा,
तब भी जीतने वाले 22 विधायकों में आम आदमी पार्टी का वो 32 साल का युवा शामिल था, जो 2013 में 32 साल की उम्र में पहली बार विधायक बन गया था। जी हां, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं तिलक नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह, जो अब 4 बार के विधायक हो चुके हैं। जरनैल जी, बहुत बहुत स्वागत है उत्तम हिंदू के दिल्ली कार्यालय में। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जी। जरनैल भाई, आपसे राजनीतिक बातचीत करूं उससे पहले मैं वो जानना चाहता हूं कि कैसे अन्ना आंदोलन में पहुंचे थे, क्योंकि मैंने जो पढ़ा आपके बारे में जी। कि आपने एसी टेक्नीशियन के तौर पर अपना काम शुरू किया, उसके बाद आप डोर टू डोर यूरेका फोर्ब्स के क्या कहते हैं वैक्यूम क्लीनर बेचने लग गए थे। तो ये विधायकी कैसे मिल गई आपको? देखिए, कहानी तो बहुत ही लंबी है और मेरे लिए तो बिल्कुल एक सपने के साथ चुना जैसा है। 10वीं की पढ़ाई करके मेरे को कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से काम पे लगना पड़ा और बहुत इंटरेस्टिंग रहा कि मैं 17 साल की उम्र में खुद से एसी बना लेता था, मतलब खूब एसी सर्विस की है। अच्छा। और लोग कहते थे उस समय में कि अगर आप हाथ का हुनर सीख लो तो आप भूखे नहीं मरोगे। तो इसी इच्छा से काम पे लगे। 300 रुपए महीने से मेरी सैलरी शुरू हुई। 300 रुपए महीने? कौन से साल में? 95। और 800 रुपए तक मैंने वो काम किया, 3 साल लगभग लगे, 98 तक। और उसके बाद 17 प्लस की एज में मैं एक इंजीनियर था, मेरे पास डिग्री नहीं थी पर मैं काम कर लेता था टेक्निकल। फिर दौर ये आया कि भाई 800 रुपए महीना कुछ बहुत ज्यादा तो होते नहीं, आप समझ सकते हैं। फिर किसी ने मुझको सेल्समैन की नौकरी पे लगवा दी, जिसको वो नौकरी आसानी से मिल जाती थी पर उसमें पैसे भी थोड़े ज्यादा मिलते थे और हमें वैक्यूम क्लीनर बेचने होते थे। ये अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर हर दिन तो इस्तेमाल होता नहीं, तो बड़ी मुश्किल से वो वैक्यूम क्लीनर बेचते थे। पर उसमें मेरे लिए अच्छा ये रहा कि मेरे को उन्होंने थोड़ा बोलना चलना सिखा दिया, नहीं तो मैं बहुत शर्माता था पहले। अच्छा। और फिर उसी कंपनी ने वाटर फिल्टर लॉन्च किए, तो वो बेचना थोड़ा आसान था। तो ये करते करते, पर आप ये माने कि 300 रुपए महीना कमाने वाला या नौकरी में कुछ 1000 रुपए महीना कमाने वाला, उस नौजवान के दिमाग में यही चलता हो कि पैसा बहुत जरूरी है और मेरे को खूब पैसा कमाना है। खैर वो सफर चलता रहा। उसके बाद एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, परमेश्वर की कृपा से वो बिजनेस भी अच्छा चला। और 2030 से आते आते मैंने जो सोचा था कि मेरा अच्छा बिजनेस हो, हमारी फैक्ट्री लग गई थी, हमारा इंपोर्ट और होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी हो चुका था सेट, और शादी भी हो चुकी थी, घर भी बन गया, बच्चा भी हो गया। तो तब ही होता था ये तो सब जितना भगवान से उम्मीद मांगा था सब भगवान ने उससे ज्यादा दिया, अब और आगे क्या। फिर विक्रांत जी, कुछ दिमाग में ऐसा है कि अब सोसाइटी के लिए, समाज के लिए मैं कुछ कर पाऊँ, ऐसा से मैंने सोचा। और ऐसा सोचने के बाद कुछ दिनों बाद ही दिल्ली में एक आंदोलन शुरू हुआ, जिसको जन लोकपाल आंदोलन हम सब जानते हैं। बिल्कुल। तो मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां पर, क्योंकि मेरे घर से तिहाड़ जेल नजदीक है, तो गलियों से लोग निकलते थे, आपस में ग्रुप बनाकर, छोटे छोटे ग्रुप बनाकर सारे अपने आप ही जाते थे। क्योंकि अब तो हम पॉलिटिकल सिस्टम में हम देख के कि भीड़ इकट्ठा करना कितना चैलेंजिंग काम होता है, पर तब कुदरती तौर पे लोग निकलते थे, अपने इंटरेस्ट से निकलते थे। मैं भी उसी उनमें शामिल था, हजारों लोगों की भीड़ में, लाखों लोगों की भीड़ में भी शामिल था। तो वहां पर कुछ लोग मिले। उसके बाद का जो सिलसिला है, सारी दुनिया ने देखा किस तरीके जन लोकपाल आंदोलन इंडिया अगेंस्ट करप्शन में बदला। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद जब कह दिया था भाई ये सड़कों पे धरने प्रदर्शन करके कुछ नहीं होगा, चुन के आओ, तो अरविंद केजरीवाल साहब ने उस चैलेंज को स्वीकार किया और आम आदमी पार्टी बनी। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी बनी, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन डे वाले दिन। और 4 दिसंबर 2013 को दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ। तो मुझे तिलक नगर क्षेत्र से, वो भी प्रोसेस था पूरा, बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट शो किया। उनमें से फिर बहुत सारे 3 लोग शॉर्टलिस्ट किए, उनके बारे में अखबार में निकलवाया कि इनके बारे में कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो हमें बताएं, कुछ इनके कैरेक्टर से हो, कुछ क्रिमिनल किसी भी टाइप का कुछ अगर आपको लगे तो हमें बताएं। फिर अल्टीमेटली स्क्रीनिंग करके मुझे वहां से लड़ने का मौका दिया गया और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तिलक नगर के लोगों का, जिन्होंने इस चीज को समझा। भाई 15 में 20 में तो सारी दिल्ली ने खुल के साथ दिया, पर 13 में जैसे आपने बताया 28 सीटों पे आम आदमी पार्टी जीती थी। तो तिलक नगर के लोग सूझवान थे, उन्होंने शुरू में ही समझा
और तिलक नगर से मेरे को पहली बार भी सेवा का मौका दिया। और फिर उसके बाद 15 में चुनाव हुए, तो क्योंकि लोगों ने बदलाव देखा, 49 दिन की जो सरकार थी वो लोगों को ऐसा लगा जैसे सही में कुछ सपना देख रहे हैं। पुलिस वालों ने, अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने रिश्वत लेना बंद कर दी, मतलब चमत्कार सा हो रहा था हर दिन। तो उस ट्रेलर के बाद 15 में चुनाव हुआ तो लोगों ने 10 गुना ज्यादा मार्जिन से मेरे को सेवा दी तिलक नगर से। तो ये सिलसिला फिर आगे बढ़ता रहा। फिर 20 में चुनाव हुआ तो दोनों बार से ज्यादा मार्जिन से तीसरी बार मौका दिया। और मुझे लगता है कि ये जनप्रतिनिधि जितना बेहतर उन लोगों से संपर्क बना के रखेगा जिनकी वजह से वो सीट पे है, उतना वो लंबा चलेगा। और बदलाव नहीं होना चाहिए आपके अंदर। जिस तरीके से आप चुनाव वाले दिनों में घूमते हैं, अगर उसी तरीके से आप 5 साल रहेंगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा झुकना भी नहीं पड़ता। आप 5 साल ऐसे ही रहे, 5 साल चुनाव में भी ऐसे ही रहे, तो आपको लेटना नहीं पड़ेगा फिर। नहीं तो बहुत सारे नेता हम देखते हैं कि चुनाव में लेट जाते हैं, चुनाव के बाद और तू कौन हो जाता है। तो लोग इस चीज को पसंद करते हैं कि आपका नेता आपके जैसा हो। और मेरे को अच्छा लगता है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंने ये अर्न किया कि लोग दावे से कहते हैं भी एमएलए हमारे बेटे जैसा है, हमारे भाई जैसा है। ये मेरे को अच्छा लगता है। तो आपको जब पहली बार टिकट मिला और जब चुनाव लड़े, वो चुनाव लड़ना मुश्किल था या इस बार वाला? क्योंकि इस बार तो कई तरह के आरोप लग रहे थे, वोट कट गए और बीजेपी और पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग, ये तमाम सवाल आपकी पार्टी उठा रही थी। तो जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तब मुश्किल लग रहा था या इस बार जब चुनाव लड़ रहे थे तब मुश्किल लगा? विक्रांत भाई, दोनों चुनाव की ना अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जो 2013 का चुनाव था वो अपने आप में मेरे को लगता है कि हिस्टोरिकल चुनाव है। जो ये चुनाव है ये एक मतलब माल प्रैक्टिस का इलेक्शन है। प्रशासन, पुलिस, चुनाव आयोग, मीडिया, सॉरी, बिल्कुल, मतलब बड़ी सारी चीजों का मिसयूज बहुत सारे लोगों ने किया। और 2013 का वो चुनाव है जिसपे मुझे लगता है कि बहुत सारी फिल्में भी बनेगी आने वाले समय में कि हम हर दिन कैंपेन पे जाते थे और चुनाव क्या मतलब वो सिलसिला कई महीनों से चल रहा था। लोगों से मिलने जुलने वाला। पहले हम फॉर्म भरते थे, जन लोकपाल आंदोलन के बारे में लोगों को बताते थे क्या है, क्यों जरूरी है। फिर हमने वो 10-10 रुपए की मेंबरशिप लोगों की बनाना शुरू की। तो एक चीज तब होती थी, लोग जो मेरे को थोड़ा जानते थे वो कहते थे भाजी केड़े कम्बज पे गए, मतलब चंगा वाला अपना बिजनेस चल रहा है तो सेट किया है। मतलब उसको राजनीति को आप जानते हैं बहुत अच्छे नजरिए से नहीं देखा जाता था। आज भी मुझे लगता नहीं, पर हमने एक बदलाव लाने की कोशिश की। मुझे इस चीज की तसल्ली है और लोगों ने इस पूरी मुहिम में हमारा साथ दिया। और वो चुनाव जीतना एक बड़े सपने के सच होने जैसा था। भाई हमारे जैसे लोग जो कभी विधानसभा के बाहर से भी निकलते थे तो मतलब मालूम नहीं था, ये लिख बोर्ड पे पढ़ लेते थे विधानसभा है। वो पहली बार विधानसभा ही तब एंटर किए जब वो विधायक बन गए। तो अपने आप में बहुत सारी नई चीजें थी, पर दिल में तमन्ना थी कि हम कुछ अच्छा करें और लोगों की बहुत उम्मीदें थी हमारे ऊपर। और मुझे इस चीज की खुशी है क्योंकि बार बार लोग आपको तभी मौका देते हैं जब आपने उनके लिए कुछ काम किया, उनकी तसल्ली हो आपके ऊपर। उस तसल्ली को हम हासिल कर पाए। और चुनाव में तो बहुत मेजर चेंजेस हैं। लोग भी आजकल इन्होंने डरा दिए हैं कह लें आप, या सिस्टम ऐसा बन गया है कि तब लोग खुल के बोल भी लेते हैं। आजकल तो लोग डरे डरे से रहते हैं, भाई अंदर से आपके साथ है जी, खुल के नहीं बोल सकते। तो ये मुझे लगता है गलत है कि हुकूमत को भी खौफ रहना चाहिए, नहीं तो खौफ की हुकूमत हो जाती है जो हो रहा है आजकल। बिल्कुल सही बात है। तो आप लोगों ने करीब 12 साल आपकी दिल्ली में 4 बार सरकार रही, आप बनाई आम आदमी पार्टी ने। तो जो अब बीजेपी आई है, बीजेपी बड़े लंबे दरमियान वक्त बिता करके दिल्ली से बीजेपी एकदम गायब थी, अब बीजेपी ने सरकार बनाई है। बीजेपी की सरकार आने के बाद क्या बदलाव दिखाई देता है दिल्ली में? क्या कुछ सकारात्मक बदलाव भी दिखा? मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग जो आजकल आप सोशल मीडिया या मीडिया पर देखें, कोई इंडिपेंडेंट अगर इस पे लोगों के बीच में जाके सही चीज लोगों को पेश कर रहा हो तो लोग बताएंगे लोग कितने परेशान है मौजूदा सरकार से। मुझे 2020 का चुनाव में जरूर कोट करूंगा इसमें। 2020 में जब 5 साल आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर चुकी थी तो पूरे चुनाव कैंपेन में हमारे पास सिर्फ 2 पर्चे थे। एक था हमारा 2015 का मैनिफेस्टो जिसमें हमने जो वादे किए थे वो सब लिखे हुए थे, और एक था हमारा
2020 का रिपोर्ट कार्ड की हमने 5 साल ये सब काम किए। एक ही बात बोली कि ये वादे किए थे और ये रिजल्ट है, हमारा काम पसंद आया है तो हमें वोट दे दो। सबसे ज्यादा मतलब 70 में से 67 सीटें आना, और ऐसे ऐसे मार्जिन 20,000, 30,000, 50,000, 70,000 ऐसे मार्जिन से सीट आना। तो ये मुझे लगता है कि सरकार के प्रति जो लोगों की संतुष्टि है, इससे बड़ा प्रमाण कोई नहीं हो सकता उस चीज का। और अभी आप देख ले, मैं चैलेंज करता हूँ बीजेपी वाले अगर 1.5 साल लगभग निकल गया और 3 साल बाद अगर ये कहने की हिम्मत भी रख पाए कि हमारा काम पसंद आया तो वोट देना, इनकी मैं सॉरी टू से इनकी औकात नहीं है ये कह सके। अच्छा, इनके पास सिर्फ उस टाइम पे दिल्ली में लोगों को गुमराह किया जाएगा, धर्म के नाम पे सांप्रदायिकता फैलाई जाएगी, और मतलब डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी बात नहीं होगी जब दिल्ली का अगला चुनाव होगा इनके पास करने के लिए। जनरल भाई, आपको चंडीगढ़ की भी जिम्मेदारी दी गई है, तो चंडीगढ़ में क्या लगता है भाजपा और कांग्रेस, क्योंकि दोनों मजबूत खिलाड़ी थे वहां पर भी, और आपकी पार्टी कभी कांग्रेस के साथ चली जाती है, कभी खिलाफ चली जाती है, जनता कैसे विश्वास करे? बगल में पंजाब, चंडीगढ़ राजधानी है, लेकिन पंजाब में एकदम एक दूसरे के खिलाफ तलवार ताने रहते हैं, लेकिन चंडीगढ़ में कभी हाथ मिला लेते हैं, कभी विरोध कर देते हैं। देखिए, जो इंडिया अलायंस हुआ था 2024 के अंदर, उसके चलते चंडीगढ़ की सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। अब ये पार्टी लेवल के निर्णय है, नेशनल लेवल के निर्णय है, पर चंडीगढ़ की जहां तक मैं नगर निगम की बात करूं तो 2021 के अंदर दिसंबर के अंदर चुनाव हुए थे, हमने पहली बार चुनाव लड़ा और लार्जेस्ट पार्टी बनकर, हालांकि कुछ हफ्तों की तैयारी थी सिर्फ वो, तो चंडीगढ़ के लोग कितने फ्रस्ट्रेटेड थे कांग्रेस और बीजेपी से वो उन्होंने बता दिया। लार्जेस्ट पार्टी आम आदमी पार्टी बनी और उसके बाद भी जोड़ तोड़ की वाराणसी सियासत हुई। एक चीज जो वहां चंडीगढ़ में जिससे भाजपा को सबक लेना चाहिए और सारे देश को सबक लेना चाहिए कि कितनी बेशर्मी पे भारतीय जनता पार्टी उतर सकती है सत्ता हासिल करने के लिए, उसका एक प्रमाण चंडीगढ़ ने पूरी दुनिया के आगे रखा। आपको भी ध्यान होगा जब चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर के चुनाव हो रहे थे तो कैमरे की तरफ देख देख के वोटें खराब की जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने उस पे एक्शन लिया और उस चुनाव को रद्द किया। तो मतलब लोगों के मैंडेट के खिलाफ काम करना ये भारतीय जनता पार्टी की एक नॉर्मल प्रैक्टिस बन चुकी है। मुझे लग रहा है जो ये चुनाव के नतीजे, चाहे अभी रिसेंटली आप पश्चिम बंगाल के कह लें या उसके पहले दिल्ली के कह लें, ये लोगों का मैंडेट नहीं था। अगर आज इस देश में ईमानदारी से चुनाव हो जाए, लोगों का मैंडेट ईमानदारी से सामने आ जाए, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती। आपने पंजाब में भी पार्टी का संगठन के तौर पर काम देखा और सरकार को भी करीब से देखा। पंजाब में जो नई सरकार बनी, पंजाब सरकार की क्या बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है कि अभी भी सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती है? मुझे लगता है जहां तक कामों की बात है तो जो मैंने अभी जिक्र किया, जैसे हमने 2020 में प्रचार किया था, ये वादे किए थे और ये रिपोर्ट कार्ड है, इस तरीके से पंजाब में इस बार ही चुनाव प्रचार होगा। अच्छा, और रिपोर्ट ये कार्ड लेके जाएंगे, रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे। और मुझे मैनिफेस्टो ध्यान है, मैं तब पॉलिटिकल अफेयर देख रहा था, तो मुझे ध्यान है हमने वादे जो किए थे वो सारे वादे पूरे हो चुके हैं प्रधान जी। मतलब हमने बिजली का वादा किया, वो पूरा हो चुका। हमने मोहल्ला क्लिनिक से लेके स्कूल बनाने से लेके ये महिलाओं को सम्मान राशि देने से लेकर बेहिसाब ऐसे वादे किए, और जितनी वो लिस्ट थी वो सारी टिक हो चुकी है। उसके अलावा भी काम हो चुके हैं। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के अलावा इस देश के इतिहास के अंदर कोई ऐसी सरकार नहीं है जिन्होंने ऐसा काम किया हो। मैं ये बात पूरे जिम्मेवारी और दावे के साथ कह रहा हूँ। आपने महिलाओं के पैसे वाली बात की, हालांकि अभी पैसा मिलना शुरू नहीं हुआ, तो डेट बता दी गई है कि भाई आपको पैसा मिलना इस तारीख से शुरू हो जाएगा। डेमोक्रेटिक सिस्टम में 5 साल का समय लोग आपको देते हैं, 5 साल के बाद आप जाएं तो सारे वादे पूरे करके जाएं। और मुझे लगता है यही एक वादा है जो मतलब जिसको थोड़ा डिले हुआ, अदरवाइज कई तो ऐसी चीजें थी जो पहले साल के अंदर पूरी हो गई। मोहल्ला क्लिनिक से लेकर सरकारी स्कूलों का कायाकल्प से लेकर सड़क सुरक्षा फोर्स, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स जो मतलब कमिटमेंट में नहीं भी थी वो भी पूरी की। और मुझे लगता है कि लोगों को सरकार से यही अपेक्षा होती है कि सरकार मतलब ये जो लोग वादे करके कर रहे हैं और इसी उम्मीद में लोग वोट देते हैं शायद पूरा करेंगे। अब ये पार्टी पे डिपेंड करता है कि आप बाद में उसको जुमला कह के नकार दें या फिर आप उसको अपनी जिम्मेवारी मान के पूरा करें।
लेकिन पंजाब में नशे को लेकर या फिर कानून व्यवस्था को लेकर या फिर राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर विपक्ष बहुत हमलावर है और उसका ये कहना है कि ना ड्रग्स खत्म हुई, ना जो कानून व्यवस्था है वो सुधरी। इस तरीके के आरोप लगाता है विपक्ष आपका। देखिए, विपक्ष का तो विक्रांत जी काम है, पर मुझे लगता है कि लोग आजकल समझदार हो चुके हैं। एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लें आप, सीधा जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है वो, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार पंजाब में क्राइम की जो स्थिति है वो बहुत बेहतर है जो भाजपा शासित प्रदेश है। अब होता क्या है कि पंजाब में हल्की सी कोई वारदात हो जाए तो वो मीडिया की हेडलाइंस बन जाती है, बड़े बड़े जो कई सारे चैनल हैं ऐसे, उनकी हेडलाइंस बन जाती है। और दूसरी स्टेट में चाहे पूरा कत्लेआम हो जाए वो कहीं दिखता तक नहीं है। तो ये अजीब है। लोगों को अब आजकल के दौर में आदत पड़ गई है कि लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये मुझे इस चीज का अच्छा लगता है और लोग चेक करें। बिल्कुल पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल क्राइम खत्म हो चुका है, ऐसा तो मैं नहीं कह रहा, पर बहुत सुधार हो चुका है और भाजपा शासित प्रदेशों से बहुत बेहतर स्थिति के अंदर पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर है। आपने कहा कि रिपोर्ट कार्ड लेकर आम आदमी पार्टी इस बार पंजाब के सामने भी जाएगी, तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की उस रिपोर्ट कार्ड पर लोग ज्यादा भरोसा करेंगे या कई बार जो सरकारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है उसकी भी कुछ चिंता है आम आदमी पार्टी? मुझे जितना मेरा पंजाब से कनेक्शन है, जो मैं समझता हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी नाम की पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रति कोई चीज नहीं है। प्रो इनकम्बेंसी है कि लोग चाह रहे हैं कि ये पार्टी अब जाए ना। ये जो जीरो बिजली के बिल आ रहे हैं, और एक काम जो मेरे दिल को बहुत सुकून देता है, खेतों के अंदर जो नहरी पानी पहुंच रहा है, उसकी पंजाब में चर्चा हो रही है। और लोग मतलब ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, और क्योंकि पंजाब का जो अन्न पैदा होता है वो पूरे देश में जाता है, तो उस अन्न की क्वालिटी बहुत बेहतर हो रही है। उससे जो नहरों का पानी, मिनरल्स वाला पानी खेतों में पहुंच रहा है। तो ये किसी सरकार ने इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया था। और जो आम आदमी पार्टी के यूएसपी है, एजुकेशन पे काम करना है, हेल्थ सेक्टर में काम करना है, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है, तो इन चीजों में तसल्ली बख्श काम हो रहे हैं। और जो डायरेक्ट बेनिफिशियरीज होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि सहूलतें हमारी बरकरार है। नहीं तो लोगों ने इसके पहले की सरकारें, उनके वादे, उनकी वादा खिलाफत सब देखी हुई है। जनरल भाई, आपको भी अब, हालांकि आप युवा विधायक ही हैं, इतनी छोटी उम्र में आप विधायक बन गए थे, लेकिन अब जो वर्तमान राजनीति चल रही है तो ऐसा लगता है कि जो क्षेत्रीय दल है जो एक एक राज्य में थे, जैसे टीएमसी की हम बात करें, बाकी भी राज्य दलों की बात करें, तो अब क्षेत्रीय राजनीति दलों की जो राजनीति है वो अब आसान नहीं रही। लग रहा है कि उसमें कई तरह की दिक्कतें हैं। और आम आदमी पार्टी भले ही राष्ट्रीय पार्टी बन गई हो, लेकिन क्या ऐसा आम आदमी पार्टी को कभी लगता है कि अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा विस्तार करने की कोशिश की आम आदमी पार्टी ने, और जिसका खामियाजा भी हो सकता है? गुजरात भी आप लोग लड़ रहे हैं, गोवा भी आप लोग लड़ते हैं, जो चुनाव आता है वहां पर आप लोग कोशिश करते हैं कि चुनाव लड़ा जाए, संगठन बनाया जाए, तो क्या ज्यादा कोशिशें हो रही है, इसके खामियाजे की चिंता नहीं रहती? नहीं, क्षमता की अगर तक बात करें जहां तक विक्रांत जी, तो मुझे लगता है कि एक साल पुरानी पार्टी जो मतलब नवंबर 2012 में बने और दिसंबर 2013 में सरकार बना दे, दुनिया में सबसे जल्दी जिसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिले, तो क्षमता की तो कोई बात नहीं, लोगों को चाहिए आम आदमी पार्टी। पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को मारने के लिए बड़ी बड़ी ताकतें खत्म करने के लिए लग गई थी, तो वो चीज रोक रही है। लोगों की तरफ से पूरा वैक्यूम है। लोग तो चाह रहे हैं कि हमारे, कौन नहीं चाहता भी हमारे बिजली के बिल जीरो आए, कौन नहीं चाहता हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, कौन नहीं चाहता हमें अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम मिले। और सबको मालूम है कि ये जो आम आदमी पार्टी ने काम किया है ये हिस्टोरिकल है और ये रिक्वायर्ड है। कर आम आदमी पार्टी सकती नहीं तो सारे देश में बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो लोग तो ये चाह रहे हैं, पर इस घबराहट में, और ये घबराहट 2014 से शुरू हो गई थी विक्रांत जी, जब यहाँ दिल्ली सचिवालय में एसीबी के दफ्तर पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया था। मतलब किस रफ्तार से काम हो रहे थे और किस रफ्तार से एक्सपेंशन हो सकता था, और उसको किस तरीके हमारी सरकार को रोका गया बार बार, कभी दुनिया भर के अड़ंगे डाले गए। और मुझे लगता है 2022 के बाद तो भाजपा ने बिल्कुल ही ठान लिया है कि इनको किसी भी सूरत में रोकना, नहीं तो हमारा पतन हो जाएगा। 2022 के बाद जब पंजाब में सरकार बन गई और इन्होंने देखा भी किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, और इस रफ्तार से बढ़ रहे हैं कि देश की, दुनिया की, अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली की 117 में से 2 सीटें आई थी पंजाब में। तो अपने आप का पतन देखते हुए वो साजिशें जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है,
अगर वो ना करे तो आम आदमी पार्टी मतलब जितना सोच रही है, लोग उससे ज्यादा चाहते हैं आम आदमी पार्टी को। आप कह रहे हैं 2 विधायक, अब उनके पास 6 सांसद हैं। हाँ, ये आप देख लीजिए किस विधानसभा, भाई विधायक तो विधायकों का प्रतिनिधि चुन करके राज्यसभा में पहुंचता है। हाँ, तो लेकिन अब बीजेपी के पास 6 सांसद हैं। तो इनके प्रतिनिधि ईडी और सीबीआई है। आप देखिए जो संविधान कहता है हमारे देश का, वो तो ये कहता है भी 117 पंजाब में विधायक है, ये मिलके 7 अपना एमपी भेजेंगे। पर आप देख ले 2 विधायक और कितने सारे एमपी, 6 एमपी। तो एक चीज और बताइए कि अब पंजाब का चुनाव नजदीक आ रहा है, आपकी पार्टी की तरफ से खूब आरोप लगाया जाता है कि ईडी सीबीआई अब फिर सक्रिय हो गई। तो क्या ईडी सीबीआई कानूनन जो काम करने हैं, उसे जो ड्यूटी है उसके बाद जो खबरें आ रही हैं उस पर भी कार्रवाई करना बंद कर दे क्या? नहीं, देखिए विक्रांत जी, आरोप उसको कहते हैं कि हमने किसी के बारे में खाली कुछ बोल दिया। जो सामने प्रत्यक्ष दिख रहा हो वो तो फिर प्रमाणित चीज है आपके सामने। एक ही समय पर लगभग संजीव अरोड़ा जी के और मित्तल जी के ईडी की रेड पड़ी। एक व्यक्ति बीजेपी में है और दूसरा व्यक्ति जेल में है। मतलब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 ऑप्शन दे रही है आपकी कनपटी पे रख के, बताओ जी बीजेपी या जेल। तो बीजेपी जाओगे तो जेल जाने से बच जाओगे, बीजेपी नहीं जाओगे तो जेल चले जाओगे। ये चीज सामने दिख रही है और ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है, ऐसी दुनिया भर की मिसालें हैं। ये दौर तो निकल जाएगा जी। आज हिटलर का भी दौर देखा है इतिहास में लोगों ने, औरंगजेब का भी देखा है। समय तो निकल जाता है, पर जिस समय आप सत्ता में थे उस समय आपने कैसा व्यवहार रखा वो याद रखा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को जैसे जर्मन में हिटलर को लोग याद करते हैं ना, कोई मतलब इतना उन्हें लगता था हमने जीत लिया, तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को भारत में याद किया जाएगा। लेकिन इस बार बीजेपी तब जब पश्चिम बंगाल का नतीजा आया और जिस तरीके से जीती वहां पर, उसके बाद से बीजेपी बहुत गदगद है और उसके बहुत से नेता ये कह रहे हैं कि अब अगला निशाना पंजाब में भी हम 2 से सरकार बनाने का लक्ष्य पूरा करेंगे। हाँ, तो बता दिया पंजाब वालों ने। उसके बाद जो चुनाव हुए, एक ट्रेलर हुआ जिसको भारतीय जनता पार्टी सेमीफाइनल बता रही थी। बहुत उछल के कह रहे थे कि अगला नंबर पंजाब का, अगला नंबर पंजाब का। तो पंजाब वालों ने बता दिया कि हमें किसी भी तरीके की तानाशाही और गुंडागर्दी और ये बाम रोड़ने वाली राजनीति पसंद नहीं है। और ये पंजाबियों के स्वभाव में कि कहीं भी अत्याचार होता दिखेगा तो उसके साथ जाके खड़े होंगे और अपने ऊपर अत्याचार कैसे सहन कर लेंगे। तो जो रिसेंटली पंजाब में नगर निगम के और दूसरे चुनाव हुए, उसमें 1100 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराई है। तो ये ट्रेलर है और पंजाब वाले पूरी फिल्म भी दिखाएंगे चुनाव में। चलिए जनरल भाई, 1984 के दंगों को आज भी लोग याद रखे हुए हैं। वो ऐसा दाग है जिसे कभी भूल नहीं सकते। ये मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके क्षेत्र में भी, वो आपका जो इलाका है तिलक नगर, वो बड़ी संख्या में दंगा पीड़ित रहते हैं। क्या लगता है आपको कि पीड़ितों और उनके परिवारों को पूरी तरह से न्याय मिल गया है या अभी भी उनकी वो जो तकलीफ, दर्द अभी भी वो उसमें है? नहीं, वैसे तो उस दर्द को कोई दूर नहीं कर सकता, लेकिन क्या उनकी सब जो मांगे थी सब पूरी हो चुकी है? देखिए विक्रांत जी, मतलब पहली बात तो इसे, मतलब मैं जिन मेरे साथ पढ़े हैं उन परिवारों के बच्चे हमारे अपने परिवार है। तो मैं जब एमएलए बना तो बड़े कहते थे पाजी यार ये दंगा कह देते हैं। दंगा तो होता है 2 लोग आपस में भिड़ रहे हो, 2 ग्रुप आपस में भिड़ रहे हो। तो ये कत्लेआम था, हम सब मानते हैं। हर न्याय पसंद आदमी को मालूम है ये कत्लेआम है, सरकार द्वारा पूरा प्रायोजित कत्लेआम है। तो पहला तो हमने इसको विधानसभा में कत्लेआम डिक्लेयर कराया। कोई बहुत मतलब बड़ी चीज नहीं। मैं भी माफी चाहता हूँ, दंगा शब्द सही कहा आपने, वो एकदम सही बात बोली गई है। तो ऑफिशियली इसको कत्लेआम डिक्लेयर किया गया। 2700 कुछ लोग हैं विक्रांत जी जिनको ऑफिशियली दिल्ली सरकार मानती है कि इनका कत्ल हुआ, मुआवजे देती है और उनको अलग अलग टाइप से, उनको कई बारी उनके नाम अलग अलग लिस्टों में आए। पर अब आप माने कि 2733 लोगों को अगर मारा है, मॉब ने मारा है, तो उसमें कितने लोग शामिल होंगे? हजारों लोग ही शामिल होंगे। बिल्कुल। सजा कितनों को मिली? मुझे लगता है कि जो मुख्य आरोपी थे, अगर उनको भी सरकार, हमारी न्याय प्रणाली कोई सख्त सजा दे देती तो न्याय प्रणाली की साख बचती। उनमें से कुछ लोग तो कुदरती मौत मर चुके हैं। जो 1-2 उस कत्लेआम का गिलौना चेहरा है, अभी भी अगर हमारी न्याय प्रणाली उनको सजा दे दे तो न्याय प्रणाली अपनी साख बचा जाएगी। नहीं तो सारी, जब तक ये दुनिया रहेगी,
सबको मालूम है कि हजारों लोग उस कत्लेआम में शामिल थे, पर आप उनको ढूंढ नहीं पाए। एक कत्ल भी होता है ना, तो उस कातिल को ढूंढ के, उन कातिलों को ढूंढ के उनके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। यहाँ सरेआम सड़कों के ऊपर कत्लेआम हुआ है, पर हमारी न्याय प्रणाली कातिलों को सजा देने में विफल रही। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं। यानी आपको लगता है कि केवल 1984 जो है वो कई बार राजनीतिक विमर्श की चर्चा बनकर रह जाता है, असली जो गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए थी वो रास्ता भाई आपके बहुत सामने लंबा है, बहुत दूर है। बेहिसाब आयोग, कमीशन, पता नहीं क्या क्या कमेटियां बनाई गई, पर अल्टीमेटली हमें रिजल्ट से मतलब है। रिजल्ट के नाम पर क्या हुआ? आज भी सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर, मतलब कोई फांसी हो जानी चाहिए थी तत्काल, और जितने लोग शामिल थे सबको होनी चाहिए थी। तो पहले तो लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, तो उन तो खुद ही सबको मालूम है कि कांग्रेस की सरकार में हुआ, उन्होंने करवाया। बीजेपी की सरकार आई तो लोगों को कुछ उम्मीद बंधी, पर वहां भी कुछ न्याय के नाम पर कुछ नहीं हुआ, वही सब चल रहा है। तो लोगों की आस खत्म सी हो रही है। पर मेरा कंसर्न उन लोगों के साथ साथ इस देश की न्याय प्रणाली पे जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है वो भी है, कि अगर कोई इस बात को समझे, हमारे देश के चीफ जस्टिस साहब अगर समझे कि ये वो अपने ऊपर ही एक फेवर करेंगे कि समय रहते उन कातिलों को सजा दे दे, नहीं तो कल को वो अपनी मौत मर जाएंगे और ये सवाल हमेशा के लिए खड़ा रह जाएगा। बिल्कुल उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द न्याय मिले। एक अंतिम सवाल चलते चलते कि आम आदमी पार्टी इस बार के चुनाव को लेकर कई तरह के आरोप लगा रही थी, दिल्ली के चुनाव को लेकर, लेकिन उसके बावजूद क्या हारने के बाद जो क्या कारण रहे, क्या पार्टी की कहीं कमियां रही, संगठन की कहां कमियां रही, इन सब को लेकर भी कोई चर्चा की गई, या आपको लगता है कि केवल बाहरी कारणों की वजह से आम आदमी पार्टी को इस हार का सामना करना? बिल्कुल, मैं पूरे दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ कि अगर ये चुनाव निष्पक्ष होते तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बन रही थी। चुनाव से कुछ दिन पहले तक मैंने खुद भाजपा के नेताओं की बात सुनी है कि सरकार तो तुम्हारी बन रही है, सीटें तुम्हारी कुछ ऊपर नीचे होंगी। हर दिल्ली वाले और हर व्यक्ति के मुंह पर था। इनको मालूम था भारतीय जनता पार्टी वालों को हमारी सरकार नहीं बन रही। अब जो ये इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है, जो SIR के माध्यम से वोटों में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है, वो बहुत गलत है। कि आप जहां जहां आपने पॉकेट्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं, मेरे साथ हुआ, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ कि जहां मालूम है भी इस एरिया में आम आदमी पार्टी को वोट पड़ती है, सीधे यहाँ से 8-10 हजार वोट काट दो। भाई मालूम है, आप एक पैटर्न देख लेते हैं, सारा रिकॉर्ड होता है कि इस हर चुनाव में आम आदमी पार्टी को भाई 1000 वोट पोल हो रही है तो 600, 700, 800 आम आदमी पार्टी को हो रही है। इस एरिया में अगर आपने 10,000 वोटें काट दी तो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की 6-7 हजार वोट आपने काट ली। ऐसी कॉलोनीज को, ऐसी लोकेलिटीज को आइडेंटिफाई करके वहां वोटें काटी गई। मैं खुद ग्राउंड पे था इलेक्शन वाले दिन, मैं गया पोलिंग सेंटर से, तो कह रहे भाजी हमारी वोट ही नहीं है, मतलब हमारे पास कार्ड है, कह रहे आप वोट डाल ही नहीं सकते, लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है। तो ऐसा पूरी दिल्ली में हुआ, एक एक पॉकेट आइडेंटिफाई करके वहां आम आदमी पार्टी की वोटें काटी गई, और जहां तो मार्जिन बहुत बड़े थे वहां मार्जिन कम हुए, जहां कम मार्जिन की फाइट थी वो सीटें सारी बीजेपी साजिश के चलते लेके गई है। ये दिल्ली वालों का कोई मतलब ओपिनियन नहीं है जो दिल्ली चुनाव के नतीजे। तो पंजाब में भी ऐसा है तो होने जा रहा है, तो पंजाब में भी कुछ खतरा, डर मुझे लग रहा है कि अब देखिए दिल्ली में काफी तरीके से, क्योंकि यूटी विद असेंबली है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह चुनाव प्रभावित किया, पर पंजाब का मिजाज अलग है। ना तो पंजाब की सरकार, ना पंजाब के लोग किसी किस्म की धोखा या धक्केशाही बर्दाश्त करेंगे। और SIR के बहाने जो ये वोटों से छेड़छाड़ हो रही है, वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ हो रही है, इसका अब जो खात्मा है पंजाब से शुरू होगा। चलिए जनरल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए, चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।